कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अमित कुमार सैनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। अच्छा स्वास्थ्य होने से न सिर्फ हमारा जीवन स्तर है वो सुधारता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन स्तर को और आगे तक हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और वर्तमान में दिनों दिन नए नए रोग है वो हमारे सामने उभरते हुए आ रहे हैं। खासकर हमारे शेखावाटी अंचल में जो न्यूरो से संबंधित रोग है या स्पाइन रोग है, जो हड्डी के रोग है, उन जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग है, उनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस विषय पर हमने आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी को। आप वरिष्ठ न्यूरो एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, तो आजकल शेखावाटी क्षेत्र में स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम पहले इतने केस नहीं आते थे, लेकिन आज गली गली में इस रोग के केसेस आ रहे हैं। तो क्या कारण है और किस प्रकार से इस रोग से हम निजात पा सकते हैं? देखिए, कमर में दर्द एक आम समस्या है, जिसमें कि ये रहता है कि भाई कमर में दर्द जो भी बहुत यंग एज में स्टार्ट हो गए हैं और उसमें सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। कमर में दर्द क्यों होगा? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, मेनली जो बोन का जो स्ट्रेंथ है, मसल का जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है। जैसे कि यहाँ के पानी में अगर फ्लोराइड है तो उसकी शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि फ्लोराइड जितना जमा होगा, जितना बोन हार्ड ब्रिटल होगी, तो स्लिप डिस्क की समस्याएं बढ़ती चली जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो रहन सहन है वो सारा का सारा गाड़ियों पर उस तरह हो गया। एक्सरसाइज और चलने फिरने की तरफ आपका बिल्कुल भी, बहुत कम लोग या तो बैठे रहेंगे या गाड़ियों से इधर उधर जाएंगे। उसमें आपकी मसल, जो बैक मसल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। और जब वो नहीं डेवलप हो पाती तो फिर आप बड़े जब वजन के काम करते हो या कहीं पे झटका लगता है तो उसमें तो बोन टूट जाती है या स्लिप डिस्क हो जाती है। लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि कमर में दर्द चल रहा है काफ़ी टाइम से और इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्सरे या एमआरआई आजकल जांचें होती है जिनसे ये क्लियर कट पता लग जाता है कि कोई नसों पे दबाव तो नहीं है या कोई और बोन में समस्या तो नहीं है। तो उसमें अच्छा पानी लें, जो आरओ का पानी हो, दूध और कैल्शियम, इन चीज़ों का सेवन करें और थोड़ा सा कमर की एक्सरसाइज करें। ये समस्याएं 99% दूर हो जाती हैं। कमर दर्द की जो है कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं रहता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी तो बताया कि किस प्रकार से कमर दर्द की समस्या है वो हम दूर कर सकते हैं। एक और दर्द है वो आजकल हर घर में देखने को मिलता है कि सर दर्द। किस प्रकार से ये सर दर्द आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से हम सर दर्द के विभिन्न प्रकार है वो हम आगे डायग्नोस कर सकते हैं? देखिए, सिर में दर्द जो है, अब हर किसी की लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें इतनी भाग दौड़ और उसमें आ गई है आजकल कि इतने सारी चीज़ें बढ़ गई। पैसे की प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आना है, तो जब आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो जो 90% समस्या होती है वो दिमाग को रेस्ट नहीं मिलने की वजह से होती है। आप प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, आपका नींद पूरी तरह नहीं ली, तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। सर में दर्द होने के बाद में फिर आपको नींद और नहीं आती है, तो फिर वो साइकिल ऐसे चलती रहती है। एक सर में दर्द जो कॉमन होता है वो होता है माइग्रेन की वजह से। अब माइग्रेन में क्या होता है कि एकदम तेज सर में दर्द होगा, किसी किसी की टेंडेंसी होती है तेज सर में दर्द होगा, भूखे पेट रह गया तो सर में दर्द हो जाएगा, ट्रैवलिंग कर लेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, या शोर शराबे में चले गए तो सर में दर्द हो जाएगा। माइग्रेन के लिए बेस्ट थेरेपी, तो हालांकि ट्रीटमेंट ये ड्रग से ही ठीक हो जाता है, लेकिन बेस्ट होती है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक करें, प्रॉपर ऑक्सीजन लें, सारा योगा करें, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें, तो माइग्रेन ठीक हो जाता है। इसके अलावा सब अगर फिर भी दर्द बना रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन का कराएं। उसमें अगर कोई ट्यूमर निकलता है या कोई और चीज़ निकलती है तो फिर उसका प्रॉपर न्यूरोसर्जन से आप उचित इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की बात आती है तो किस प्रकार से लाइफस्टाइल है वो रोगों के निदान में अति लाभदायक साबित हो सकता है? देखिए, सारा हमारी पूरा शरीर ही लाइफस्टाइल पे टिका है। हमारी लाइफस्टाइल ही आधे से ज़्यादा जो जितनी भी बीमारियां हैं अभी, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो या नसों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आप अगर ज़्यादा धूम्रपान करेंगे, अल्कोहल लेंगे या कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या नसों में पैदा होगी। आपका खाना पीना, अगर व्यवहार ये पूरा उचित नहीं रहेगा तो भी उसमें नसों में समस्या हो जाएगी। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब पहले लोग पैदल चला करते थे, आजकल पैदल चलना बंद है। अब जब पैदल ही नहीं चलोगे तो फिर आपकी मसल्स कैसे डेवलप होंगी, बोन्स कैसे डेवलप होंगी? पहले कुछ भी नहीं होता था कि रात तक आप मोबाइल टीवी वगैरह में लगे रहते हैं। आदमी रात को अंधेरा हो जाता था, 8-9 बजे सब सो जाते थे। सुबह सूरज उगने तक वो इतनी नींद ले लेते थे कि दिन भर के लिए
पूरा माइंड रिचार्ज हो जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफस्टाइल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब, आप न्यूरो एक्सपर्ट है और आपने इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है आपका। तो दिमागी बुखार, दिमाग में गांठ होना और दिमाग की चोट, इस प्रकार के रोगों के लिए किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमें पता चले तो किस प्रकार से चिकित्सीय परामर्श है वो हमें लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि दिमागी बुखार हो जाता है लेकिन फीवर चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता जब तक कि पेशेंट सीरियस ना हो जाए। सबसे पहले अगर कोई भी समस्या आती है इसकी कि भाई सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है या सिर में चोट लग गई है, तो आप तुरंत से सीटी स्कैन कराएं। सिर का सीटी स्कैन या एमआरआई कराने से आपको क्लियर पता लग जाता है पहले चांस में कि जो बीमारी है वो बहुत हल्की है या गंभीर है। और अगर हल्की है या गंभीर है जो भी है, तुरंत से उसका अगर पहले ही दिन इलाज चालू हो गया तो चाहे वो चोट हो चाहे वो दिमागी बुखार हो, सारे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। कहीं भी ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि हम लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं, हम लोग डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचते क्योंकि हम जांच नहीं कराते। और अगर हम जांच करा के डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचेंगे तो जब तक वो बीमारी इतनी फैल जाती है, जब तक कि हम उसको जांच कराते हैं तब कराते हैं, और उस हालत में उसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कभी अपने को सिम्टम आते हैं, हमें तुरंत से जांच करा के डायग्नोसिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। एक बार अगर डायग्नोसिस हो जाता है जल्दी से तो फिर उसका ट्रीटमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक और जो अहम रोग है वो काफ़ी समस्या पैदा करता है और काफ़ी जागरूकता की जरूरत है, वो है मिर्गी का आना, दौरों का आना। तो इसमें किस प्रकार से रोगी है वो ध्यान रखे और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके लिए जरूरी हो? देखिए, मिर्गी जो है एक आनुवंशिक रोग भी होता है और बहुत सारे लोगों में मिर्गी की समस्याएं होती है, जिनमें ज़रूरी नहीं है कि भाई दिमाग में कोई चोट लगे या कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो। मिर्गी बिल्कुल नॉर्मल सा एक बिहेवियरल सिंड्रोम हो गया जिसमें कि आपको अपनी मेडिसिन सिर्फ रेगुलर लेनी है, उसके अलावा उसके दिमाग में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। वो हम लोगों की तरह ही नॉर्मल तरीके से पूरी याददाश्त वाला पूरा मतलब हर तरीके से ठीक होता है। तो उसमें सिर्फ ये रहता है कि अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें, क्योंकि मिर्गी जब भी आती है और सपोज आप कहीं पे किसी मशीन के पास काम कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और तब अगर मिर्गी आ गई तो उसके बाद में एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए रेगुलर मेडिसिन लेते रहें। बाकी मिर्गी वाले रोगों को किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर मेडिसिन लेते रहें। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस प्रकार से मिर्गी के रोगी है वो अगर अपनी मेडिसिन लगातार लेते रहे समय समय पर तो वो अपने आराम से काम है उस दिन डेली कार्य है वो कर सकते हैं। एक शब्द वो जो आजकल जो मेडिकल साइंस में बड़ा पॉपुलर हो रखा है वो है ब्रेन सर्जरी और एक होता है न्यूरो इंटरवेंशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ये बेसिकली जैसे न्यूरो सर्जन होते हैं, ब्रेन की कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें ब्रेन को ओपन करके जो सिर की हड्डी हटा के और फिर उसके बाद में अंदर ब्रेन में जाया जाता है, तो उसको ब्रेन ओपन सर्जरी बोलते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि न्यूरो इंटरवेंशन जैसे हम करके आए हैं, मैं स्विट्ज़रलैंड से करके आया हूँ। तो उसमें क्या होता है कि पैर की नस में अपन तार डाल के, और वो तार जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट तक पहुँचते हैं, हम लोग ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। उसी तार की मदद से अपन ब्रेन में फंसे हुए क्लोट को निकाल देते हैं बिना सिर को खोले। ब्रेन के ट्यूमर की ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देते हैं बिना सिर ब्रेन को खोले। ब्रेन में जो गुब्बारे होते हैं उनमें छल्ले डाल देते हैं बिना ब्रेन को खोले। तो कहने का मतलब 3-4 सर्जरी ऐसी हैं ब्रेन की जो कि उस तार की मदद से ही बिना ब्रेन को खोले हो जाती है, जो आपकी पैर की नस से जो तार डाला जाता है। तो आप ये मान के चलिए ये बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है जिसमें कि सिर का खोलना और सारी सर्जरी से बचा जाता है और वो काम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज़ और देखी जा रही है, कॉमन सा है, मैं इसको ये रोग का नाम नहीं दूंगा, कि कई बार ऐसा होता है कि हाथों में झंझनाहट सी होती है। ये किस कारण से होती है? ये बेसिकली मैं बता रहा था ना कि लाइफ स्टाइल के कारण नसों की बीमारियां हो जाती है। किसी के पता लगता है कंपन शुरू हो जाते हैं, किसी के झंझनाहट हो जाती है। ये सब जो है एक वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं डाइट में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो जो वाइटामिन्स मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी नसों के करंट के आगे पीछे जाने में। तो उनको नसों की जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन करने में। हमारा जो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो चाहे आप काजू बादाम खा लें या कुछ भी खा लें, वो जाएगा ही नहीं वहाँ तक। दूसरा क्या होता है कि आपका खाना पीना तो कम पूरा रहता है, लेकिन आपने अगर तंबाकू का सेवन किया, आपने अल्कोहल सेवन किया, तो वो जल्दी से उसको नसों को डैमेज कर देता है। तीसरा कारण होता है कि अगर आपके बीपी और शुगर है
तो उनका जल्दी से जल्दी इलाज करा के कंट्रोल रखें उनको। अगर आपने नसों को सही सलामत रखना है तो आपको बीपी शुगर को कंट्रोल रखना है, कोई शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करना और एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपकी डाइट जो है, जो रोटी सब्जी दाल और ये इतना पर्याप्त होती है कि इसमें सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आप ध्यान रखें और अपना आराम से नसों को मजबूत कर लें। डॉक्टर साहब, एक एजिंग का प्रोसेस होता है और हम भी जो अनुभव करते हैं कि उम्र के साथ साथ याददाश्त में कमी आती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि याददाश्त है वो मेंटेन रहे, स्तर में वो इवन चाहने से तो ये होता है कि बढ़ भी जाए, लेकिन अगर बढ़ाई नहीं तो कम से कम घटे नहीं। तो किस प्रकार से याददाश्त में कमी आती है और अगर इसको मेंटेन रखे तो क्या क्या हमें प्रयास करने चाहिए? देखिए, याददाश्त में कमी का हमें लगता है कि अगर यंग एज में किसी की याददाश्त में कमी आ रही है तो हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए कि कोई ना कोई रीज़न है। और अगर जैसे कोई 70 साल है, 80 साल है, उनकी अगर याददाश्त में कमी होती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि ब्रेन को एट्रोफी होना है धीरे धीरे। अगर याददाश्त हमें तेज़ करनी है तो ऐसा कुछ भी कोई फॉर्मूला नहीं आता। याददाश्त के लिए क्या होता है कि आपकी ब्रेन है, अगर ब्रेन एक ही समय पे 10 काम कर रहा है, 10 जगह सोच रहा है और आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जो चीज़ आपको याद रखनी थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैं तो भूल जाता हूँ, वो दरअसल कंसंट्रेशन का सारा वो है। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी डाइट में जाते ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल आपको 40 साल के लड़के भी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा याददाश्त और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, वरना पहले कहीं पे भी ऐसा वो नहीं था कि भाई। तो आपका खाना पान अच्छा रहे, आपका अगर आपके पास कोई बीपी शुगर वगैरह है तो वो चेक कराएं। और दूसरा, जितनी आप मैथमेटिक्स या ब्रेन की लर्निंग स्किल्स हैं उनको कंटिन्यू रखें। बच्चे क्या टीवी पे मोबाइल में ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, इनकी बजाय अगर वो पजल सॉल्व करें, अगर रीजनिंग के वो करें, लॉजिकल जो वो हैं उनको करें, तो उनकी याददाश्त डेफिनेटली 100% हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस प्रकार से अपनी याददाश्त है वो लगातार अगर आप लंबे समय तक मेंटेन करना चाहते हैं तो जो सिंपल सा तरीका है, आप मैजिक जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें या पजल्स को सॉल्व करें। एक और जो मेडिकल टर्म है ब्रेन हेमरेज, जी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए और किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज तक की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, ब्रेन हेमरेज तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होता है तभी पता लगता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रेन हेमरेज होता क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बीपी की बीमारी से होता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है सर में, अपने ब्रेन में कोई भी वेसल नस होती है, खून की नस का फटना। वो नस क्यों फटती है? क्योंकि आपका बीपी बहुत ज़्यादा था, वो बीपी 200-250 पहुंच जाता है और वो फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब कोई नल अगर खुल जाता है तो इतना पानी बह जाता है, ऐसे ब्रेन में ब्लड बह जाता है। तो उसमें उस हालत में अगर आपने बीपी पे ध्यान दिया, हमारे यहाँ पे है ही नहीं सिस्टम चेकअप कराने का कि आप 40 साल की उम्र के बाद में बीपी रेगुलर चेक कराएं, शुगर चेक रेगुलर चेक कराएं, क्योंकि ये हमारे आनुवंशिक होती है, हमारे घरों में सारी चीज़ें चलती हैं, बड़े माँ बाप दादा दादी सब लोगों में चलती हैं। तो बीपी को कंट्रोल रखें, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। शुगर को कंट्रोल रखें, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। दूसरा जो कारण होता है ब्रेन हेमरेज का, वो होता है कि सिर की नसों में गुब्बारा बन जाता है, जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। वो एन्यूरिज्म आनुवंशिक होते हैं ज़्यादातर और स्मोकर्स में होते हैं। तो वो एन्यूरिज्म अगर है तो वो अगर पहले पकड़ में आ जाए आपके, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जब तक नॉर्मल होते हैं तो कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन अगर वो फट भी जाता है, तो अगर फट के और मरीज़ थोड़ा ठीक ठाक हालत में होता है तो उसमें जो मैंने आपको टेक्निक बताई है न्यूरो इंटरवेंशन, इसमें पैर की नस से डाल के और उसको एन्यूरिज्म को बंद कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसमें कहीं किसी तरह की वो नहीं रहती है। तो ब्रेन हेमरेज से बचने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके इलाज करवाने के। और बचने का तरीका यही है कि बीपी को अपने चेक कराएं, स्ट्रेस नहीं लें, प्रॉपर स्लीप रखें, अपने आप को रिलैक्सेशन रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने जो न्यूरॉन और स्पाइन रोग से संबंधित विभिन्न जानकारी है, महत्वपूर्ण यूजफुल जानकारी हमारे श्रोताओं तक साझा की है और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा सोचो, यही सब पूरी जीवन की सफलता की कुंजी है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोता साथी, आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी से, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी है वो न्यूरो और स्पाइन रोग संबंधित जो बीमारियां हैं उन पर दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी।